नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की बात कर रहे हैं जो सुनने में तो सीधा सा लगता है, स्पिरिट। लेकिन असल में इसके कई मतलब हैं, कई रूप हैं। हमारे पास आबकारी विशेषज्ञ श्री विजय सेन शर्मा के कुछ नोट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अल्कोहल या स्पिरिट है, ये कैसे इतने अलग-अलग अवतार लेता है और क्यों इन्हें अलग रखना जरूरी है और सरकार कैसे इन्हें कंट्रोल करती है। हम आज 3 तरह की स्पिरिट पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहली, जिसे पीने लायक नहीं छोड़ा जाता, यानी अप्राकृतिक या विकृत स्पिरिट, डीनेचर्ड स्पिरिट जिसे कहते हैं। दूसरी, जिसमें खुशबू डाली जाती है, सुगंधित स्पिरिट, एरोमेटिक स्पिरिट। और तीसरी, जो दवाइयों में काम आती है, औषधीय स्पिरिट या मेडिसिनेटेड स्पिरिट। तो हमारा मकसद है कि इन तीनों के बीच का जो फर्क है, उसे साफ करें। ये बनते कैसे हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं और नियम कानून क्या हैं इनके, सुरक्षा का क्या पहलू है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसे समझना। तो सबसे पहले ये जो अप्राकृतिक या विकृत स्पिरिट है, डीनेचर्ड स्पिरिट, ये आखिर है क्या चीज? जाते हैं, जिन्हें गुण परिवर्तक या डीनेचुरेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कोई इंसान इसे पी न सके, मतलब जानबूझकर इसे पीने के लिए बेकार और खतरनाक बना दिया जाता है। होता ये मूल रूप से वही अल्कोहल है, इथेनॉल, जो पीने वाली शराब में होता है, पर इसे इस तरह बदल देते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अच्छा, तो मतलब मुख्य खेल यही है कि इसे पीने से रोका जाए ताकि लोग इसे मतलब सस्ती शराब ना समझ लें। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा कारण है। पर इसके और भी पहलू हैं, देखिए। पहला तो ये, लोगों को पीने से रोकना, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा, इसे उद्योगों के लिए, साइंटिफिक कामों के लिए और कुछ घरेलू कामों के लिए सुरक्षित और सस्ता बनाना। सोचिए, अगर इस पर भी पीने वाले अल्कोहल जितना टैक्स लगा दें, तो पेंट, वार्निश, क्लीनर, ये सब कितने महंगे हो जाएंगे। हाँ, बात तो सही है। और तीसरा, ये अवैध शराब बनाने पर भी रोक लगाता है। पीने वाले अल्कोहल पर बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, जबकि इस पर बस नाम मात्र का टैक्स होता है। इसी वजह से इसे बहुत सख्त नियमों में कंट्रोल किया जाता है। आपने कहा इसमें कुछ गुण परिवर्तक मिलाते हैं। हाँ। ये क्या चीजें होती हैं? मतलब जैसे? हाँ, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो अल्कोहल का स्वाद या गंध या रंग बदल देते हैं या उसे जहरीला बना देते हैं। सरकार इनकी पूरी लिस्ट तय करती है, कितनी मात्रा मिलानी है वो भी तय होता है। कुछ आम उदाहरण देता हूं, जैसे मिथाइल अल्कोहल यानी मेथेनॉल। मेथनॉल। हाँ, ये सबसे खतरनाक है। इसे मिलाने से अल्कोहल बहुत जहरीला हो जाता है। थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है या अंधा बना सकती है। बाप रे। फिर है पायरिडीन। इसकी गंध बहुत खराब होती है और स्वाद इतना कड़वा कि कोई पीने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा। ना लगे, आसानी से पहचान में आ जाए। केरोसिन से गंध भी बदल जाती है। एसीटोन भी मिलाते हैं कभी कभी। ये भी स्वाद, गंध बदलता है और अल्कोहल को और जल्दी उड़ने वाला बना देता है। मेथनॉल, ये नाम सुनती थोड़ा डर सा लगता है। अक्सर जहरीली शराब वाली खबरों में यही नाम आता है। तो क्या इसे इंडस्ट्रियल स्पिरिट में मिलाना पूरी तरह से सुरक्षित है? मतलब जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं? हम्म, सवाल बहुत सही है आपका। देखिए, मेथनॉल है तो जहरीला ही, इसीलिए तो मिलाते हैं कि कोई पिए नहीं। जहां तक इंडस्ट्री में काम करने वालों की सुरक्षा की बात है, तो उसके लिए कड़े नियम हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं। जैसे इसे हमेशा हवादार जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, स्किन के सीधे कांटेक्ट से बचाना है, सांस के जरिए अंदर ना जाए उसके लिए उपाय करने होते हैं। फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को ट्रेनिंग और सेफ्टी गियर दिए जाते हैं। लेकिन हाँ, लापरवाही हो या नियमों का पालन ना हो तो खतरा तो रहता ही है। इसीलिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। ये बात तो ध्यान रखने वाली है। अच्छा, क्या ये सारी डीनेचर्ड स्पिरिट एक जैसी होती हैं या इसमें भी कुछ प्रकार हैं? हाँ, इसमें भी मुख्य रूप से दो टाइप होते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि उसमें कितने और कौन से डीनेचुरेंट्स मिलाए गए हैं। एक है पूर्ण विकृत स्पिरिट, यानी कंप्लीटली डीनेचर्ड अल्कोहल, सीडीए। इसमें ज्यादा मात्रा में और कई तरह के डीनेचुरेंट्स, खासकर जहरीले वाले, मिलाते हैं। इसे ऐसा बनाया जाता है कि इसे वापस पीने लायक बनाना लगभग नामुमकिन हो। इसका इस्तेमाल होता है भारी औद्योगिक कामों में, जैसे ईंधन के तौर पर, पेंट वार्निश बनाने में या बड़े पैमाने पर सफाई के लिए। ठीक है। और दूसरा है आंशिक रूप से विकृत स्पिरिट, यानी पार्शियली डीनेचर्ड अल्कोहल, पीडीए। इसमें कम मात्रा में और कुछ खास तरह के डीनेचरेंट्स मिलाए जाते हैं। ये इस तरह तैयार होता है कि किसी खास औद्योगिक या प्रोफेशनल काम के लिए तो ठीक रहे,
पर पीने के लिए ये भी बेकार हो, जैसे लैब में रिएजेंट के तौर पर, कुछ दवाएं बनाने की प्रक्रिया में, परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स में सॉल्वेंट के तौर पर। इन कामों में सीडीए की तेज गंध या जहरीलापन शायद दिक्कत करे तो पीडीए बेहतर रहता है। समझ गई। मतलब पीडीए थोड़ा ज्यादा नजाकत वाले कामों के लिए है। अच्छा, अब आते हैं इसके नियमों और टैक्स पर। भारत में इसका क्या हिसाब किताब है? भारत में चाहे सीडीए हो या पीडीए, इस अप्राकृतिक स्पिरिट पर आमतौर पर सिर्फ 5% का टैक्स लगता है, एड वलोरियम टैक्स। बस 5%? पीने वाले अल्कोहल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और यही वो बड़ा आर्थिक कारण छिपा है कि क्यों कोई इसे पीने लायक बनाने की कोशिश कर सकता है। पूरे देश में इसकी कम से कम कॉन्सेंट्रेशन यानी अल्कोहल की मात्रा 50 डिग्री ओपी तय की गई है। ओपी? ओवरप्रूफ? ये क्या होता है? हाँ, ओवरप्रूफ ये अल्कोहल की ताकत नापने का एक पुराना ब्रिटिश तरीका है। ये बताता है कि इसमें पानी के मुकाबले कितना ज्यादा अल्कोहल है। 50 डिग्री ओपी का मतलब है ये काफी स्ट्रांग है, लगभग 85-86% अल्कोहल। अच्छा। जाहिर है इतनी ज्यादा अल्कोहल वाली चीज को पीने लायक ना बनाना और भी जरूरी हो जाता है। इसका बनाना, रखना, बेचना सब कुछ एक्साइज डिपार्टमेंट के कड़े कंट्रोल में होता है। लाइसेंस लेना पड़ता है, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इसे पीने लायक बनाने की कोशिश करता पकड़ा जाए या इसमें से डीनेचुरेंट्स निकालने की कोशिश करे तो उसे सख्त सजा हो सकती है। और इसके आम इस्तेमाल क्या है? आपने उद्योग और घरेलू कामों का जिक्र किया था। हाँ, इसके बहुत से इस्तेमाल हैं, कुछ सीडीए के, कुछ पीडीए के। मोटे तौर पर देखें तो ईंधन, जैसे स्पिरिट लैम्प जलाने में, स्कूल की लैब में देखा होगा आपने। हाँ हाँ। या कुछ छोटे कैंपिंग स्टोर में भी। पेंट और वार्निश, ये पेंट, वार्निश, शेलैक वगैरह बनाने में सॉल्वेंट का काम करता है, उन्हें पतला करने के काम आता है। लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश में भी यूज होता है। लैब में, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च लैब में सफाई के लिए, और कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स में सॉल्वेंट के तौर पर। औद्योगिक, जैसे हमने पीडीए की बात की, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, कुछ दवाएं बनाने की प्रक्रिया में, स्याही, गोंद, दूसरे केमिकल बनाने में भी, सफाई और कीटाणुनाशक, सतहों को साफ करने, औजारों को स्टरलाइज करने में। हालांकि आजकल इसकी जगह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ज्यादा चलता है, पर यह भी काम आता है। तो अगर हम अप्राकृतिक स्पिरिट और पीने वाले अल्कोहल की तुलना करें तो 4 मुख्य फर्क हैं। पहला, मकसद, उद्योग बनाम पीना। दूसरा, बनावट, जहरीले पदार्थ मिले हुए बनाम शुद्ध इथेनॉल। तीसरा, टैक्स, बहुत कम 5% बनाम बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी। और चौथा, इस्तेमाल, ईंधन, सॉल्वेंट, सफाई बनाम पेय, दवा। यहाँ टैक्स का अंतर देखना बड़ा दिलचस्प है। ये साफ दिखाता है कि टैक्स सिर्फ पैसा जमा करने के लिए नहीं है, ये एक तरह से सरकार का तरीका है कंट्रोल करने का कि कौन सी चीज आसानी से मिले और कौन सी मुश्किल से, खासकर जब सेहत और सुरक्षा का सवाल हो। सही कहा। सुरक्षा वाली बात पर थोड़ा और जोर देना जरूरी है। ये सुनने में तो काफी खतरनाक लग रहा है। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके साथ? बिल्कुल, सावधानी सबसे जरूरी है। पहली और सबसे अहम बात, इसे भूलकर भी कभी पीना नहीं है। इसमें जो मेथनॉल या दूसरे जहरीले पदार्थ होते हैं वो थोड़ी मात्रा में भी अंधापन ला सकते हैं, किडनी फेल कर सकते हैं और मौत का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, हाईली फ्लेमेबल। इसे आग, चिंगारी या किसी भी गर्म चीज से बिल्कुल दूर रखना है। हमेशा हवादार जगह पर और कसकर बंद डिब्बे में रखना चाहिए। तीसरी बात, ये त्वचा पर ज्यादा देर लगे रहने या इसकी भाप सांस के जरिए अंदर जाने से भी नुकसान पहुंचा सकता है। स्किन ड्राई हो सकती है, जल सकती है। इसलिए इस्तेमाल करते समय ग्लव्स पहनना जरूरी है। और अगर जरूरत हो तो चश्मा और मास्क भी। दुकानों पर जो स्पिरिट मिलती है ना सफाई के लिए, उस पर भी ये चेतावनी लिखी होती है। चाहता है कि कोई उसे पी ना सके, मतलब पूरी तरह औद्योगिक काम के लिए। लेकिन अल्कोहल का एक बिल्कुल दूसरा चेहरा भी है ना, जहां उसे खुशबूदार बनाया जाता है, यानी सुगंधित स्पिरिट, एरोमेटिक स्पिरिट। ये उस जहरीली स्पिरिट से कैसे अलग है? हाँ, ये बिल्कुल अलग दुनिया है। सुगंधित स्पिरिट में भी अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा होती है, अक्सर बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें जहरीले डिनेचुरेंट्स मिलाने के बजाय तरह तरह की खुशबू वाली चीजें मिलाते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल्स या सुगंधित अर्क। अप्राकृतिक स्पिरिट का मकसद था उसे पीने लायक ना छोड़ना, जी। जबकि सुगंधित स्पिरिट का मकसद है उसे एक खास अच्छी खुशबू देना। तो इसमें मिलाते क्या हैं फिर? मतलब इसके मुख्य हिस्से क्या होते हैं? आमतौर पर इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, मूक स्पिरिट, साइलेंट स्पिरिट। ये इसका बेस है। ये बहुत ही शुद्ध किस्म का इथेनॉल होता है, जिसमें अपनी कोई गंध या स्वाद नहीं होता, इसीलिए इसे मूक या साइलेंट कहते हैं। ये दूसरी खुशबूदार चीजों को अपने अंदर घोलने के लिए एकदम सही होता है।
अच्छा। दूसरा, सुगंधित तेल या अर्क, एरोमेटिक ऑयल्स, एसेंसेस। यही चीजें इसे इसकी खास पहचान और खुशबू देती हैं। ये प्राकृतिक चीजों से निकाले गए तेल हो सकते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, चंदन, लेवेंडर, केसर, इलायची, खस, नींबू, संतरा वगैरह। या फिर ये लैब में बनाए गए खुशबू वाले केमिकल भी हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, दूसरे पदार्थ, अदर कंपाउंड्स। कभी कभी इसमें कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं, जैसे ग्लिसरीन, ताकि त्वचा पर लगाने पर थोड़ी नमी लगे, या मिठास लाने वाले एजेंट अगर इसे किसी पीने की चीज में इस्तेमाल करना है, या फिर कुछ एस्टर जो फलों जैसी खुशबू देते हैं। कुछ दवाओं वाली सुगंधित स्पिरिट में मिथाइल सैलिसिलेट भी हो सकता है। अरे वाह, तो ये एक तरह से खुशबू वाला हाई प्रूफ अल्कोहल हो गया ना। इस पर टैक्स का क्या सीन है? क्या ये भी डीनेचर्ड स्पिरिट की तरह सस्ता पड़ता है? नहीं नहीं, यही कहानी बदल जाती है। इस पर टैक्स का सिस्टम अलग है, और ये इस पर निर्भर करता है कि ये भारत में बना है या बाहर से आया है। अगर आयातित है, इंपोर्टेड है, विदेश से मंगाया है, तो इस पर अक्सर एक फ्लैट कस्टम ड्यूटी लगती है। वो कितनी होगी, ये सरकार की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर निर्भर करता है। और अगर भारत में बना हो तो? अगर ये भारत में बना लोकली प्रोड्यूस्ड है, तो इस पर अन्य प्रकार की मदिरा, अदर काइंड्स ऑफ लिकर वाली कैटेगरी में टैक्स लगता है। ये टैक्स काफी ज्यादा होता है, लगभग उतना ही जितना इसके बनाने में इस्तेमाल हुई मूक स्पिरिट पर लगता। और क्योंकि मूक स्पिरिट पीने लायक अल्कोहल का ही शुद्ध रूप है, उस पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये डीनेचर्ड स्पिरिट के 5% टैक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। अच्छा, तो जहां पीने लायक होने की जरा भी गुंजाइश है, वहां सरकार टैक्स बढ़ा देती है। क्या यही लॉजिक दवाओं वाली स्पिरिट पर भी है? खैर, उस पर बाद में आएंगे। पहले ये बताइए, इस सुगंधित स्पिरिट का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है? सुनने में तो ये काफी वर्सेटाइल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका दायरा काफी बड़ा है और डीनेचर्ड स्पिरिट से बहुत अलग है। दवाओं में कुछ परंपरागत और एलोपैथिक दवाएं, जैसे कुछ टॉनिक, सिरप, बाम जैसे विक्स, इनहेलर वगैरह में स्वाद, खुशबू या कुछ औषधि असर के लिए। परफ्यूमरी, ये इस तरह सबसे बड़ा और जाना माना इस्तेमाल है। परफ्यूम, डिओड्रेंट, बॉडी मिस्ट, आफ्टर शेव लोशन, इन सब में ये बेस का काम करता है। अल्कोहल खुशबू को फैलाता है और त्वचा पर लगते ही उड़ जाता है, पीछे सिर्फ खुशबू रह जाती है। हाँ, ये तो पता है। या मालिश के तेल में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि इससे मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है, जैसे लैवेंडर या चंदन की स्पिरिट। कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में भी होता है ये, जैसे फेस मिस्ट, टोनर, हेयर टॉनिक वगैरह में। अच्छा। शराब, अल्कोहलिक बेवरेजेस, कुछ खास किस्म की शराब बनाने में स्वाद और खुशबू के लिए सुगंधित स्पिरिट या उनके मूल तत्व बोटैनिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे जिन, जिसमें जूलीपर बेरी और दूसरी जड़ी बूटियों का अर्क होता है। जिन, हाँ। या वर्माउथ, जो वाइन बेस्ड होता है और जड़ी बूटियों से महकाया जाता है। या एब्सिंथ, जो अपनी तेज हर्बल खुशबू के लिए मशहूर है। दूसरे औद्योगिक काम, कुछ खुशबूदार स्पिरिट्स, पेंट, वार्निश, खास तरह के क्लीनर, फर्नीचर पॉलिश या खाने की चीजों में फ्लेवर देने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जैसे लेमन या ऑरेंज स्पिरिट। अच्छा, तो जिन भी इसी सुगंधित स्पिरिट के परिवार का हिस्सा, ये जानना तो मजेदार है। कुछ और ऐसे दिलचस्प उदाहरण देंगे? जरूर। अलग अलग फील्ड से देखें तो दवाओं में स्पिरिट ऑफ कैम्फर, कपूर का अर्क, दर्द वाले बाम में यूज होता है। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, जिसे चक्कर आने पे सुंघाते हैं। स्पिरिट ऑफ पिपरमिंट, हाजमे के लिए। हाँ, वो अमोनिया वाला तो सुना है। परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स, स्पिरिट ऑफ रोज, गुलाब। स्पिरिट ऑफ जैस्मिन, चमेली। स्पिरिट ऑफ सैंडलवुड, चंदन। स्पिरिट ऑफ मस्क, कस्तूरी। ये सब परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स की दुनिया के जाने माने नाम हैं। शराब, स्पिरिट ऑफ जिन, तो जिन बनाने का आधार ही है। वर्माउथ और एब्सिंथ भी इसी में आते हैं। सफाई, इंडस्ट्रियल, स्पिरिट ऑफ लेमन ग्रास या स्पिरिट ऑफ सिट्रस, नींबू संतरे का अर्क अपनी ताजगी भरी खुशबू के कारण क्लीनर या एयर फ्रेशनर में इस्तेमाल हो सकते हैं। यहां भी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि ये डीनेचर्ड स्पिरिट की तरह सीधे जहरीली नहीं होती, फिर भी इसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा होता है, अक्सर 60% से 90% या उससे भी ज्यादा। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, इसलिए इसे पीना खतरनाक हो सकता है। ये भी ज्वलनशील होती है, तो आग से दूर रखना चाहिए। कुछ लोगों को त्वचा पर सीधे लगाने से जलन हो सकती है, खासकर अगर एसेंशियल ऑयल ज्यादा हों। और हाँ, इसे हमेशा भरोसेमंद और लाइसेंसी जगह से ही खरीदना चाहिए, ताकि क्वालिटी ठीक हो। बिल्कुल। ये हुई खुशबू वाली स्पिरिट की कहानी। अब आते हैं तीसरी किस्म पर, जिसके बारे में हमने संक्षेप में जिक्र किया था,
औषधीय स्पिरिट। मेडिकेटेड स्पिरिट, हाँ। ये क्या है? क्या ये सुगंधित स्पिरिट का ही एक हिस्सा है? मेडिकेटेड स्पिरिट जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो स्पिरिट या अल्कोहल है जो खास तौर पर दवाएं बनाने या दवा के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए होती है। ये खुशबूदार हो भी सकती है और नहीं भी, वो जरूरी नहीं है। इसका मुख्य काम दवा से जुड़ा है। ये टिंक्चर बनाने में, लिनिमेंट यानी मालिश वाली दवा बनाने में या दूसरी दवाइयों को बनाने में सॉल्वेंट का काम कर सकती है, या फिर खुद ही दवा का एक हिस्सा हो सकती है। और इसके नियम कानून के बारे में क्या खास बात है? आपने टैक्स का जिक्र किया था पहले। हाँ। यहाँ अल्कोहल की मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत मायने रखती है। अगर किसी दवाई की तैयारी में अल्कोहल की मात्रा 20% प्रूफ स्पिरिट से ज्यादा है तो उसकी बिक्री और वितरण पर एक्साइज के नियम लागू हो जाते हैं। मतलब सरकार का कंट्रोल बढ़ जाता है। 20% प्रूफ स्पिरिट, ये कितना हुआ लगभग? प्रूफ स्पिरिट भी अल्कोहल की ताकत नापने का पुराना पैमाना है। 100% प्रूफ स्पिरिट मतलब करीब 57.1% अल्कोहल। तो 20% प्रूफ स्पिरिट हुआ करीब 11.4% अल्कोहल। अच्छा, ठीक है। और अगर मात्रा 42% या उससे ज्यादा हो जाए, ये सीमा थोड़ी बदल सकती है, तो उस पर पीने वाला अल्कोहल यानी स्पिरिट वाला ही टैक्स लग सकता है। इसके पीछे सरकार की मंशा यही है कि दवाओं की आड़ में कोई पीने वाले अल्कोहल को टैक्स बचाकर इधर-उधर न कर दे। समझ गई। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये जो स्पिरिट शब्द है, इसके पीछे कितनी अलग-अलग कहानियां छिपी हैं। एक तरफ है डिनेचर्ड स्पिरिट, जिसे जानबूझकर जहरीला या बेस्वाद बनाया गया है ताकि कोई पी न सके और ये सिर्फ उद्योगों में काम आए, टैक्स भी ना के बराबर। बिल्कुल। दूसरी तरफ है सुगंधित स्पिरिट। इसमें तेज अल्कोहल के साथ खुशबू मिलाई जाती है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम, कॉस्मेटिक से लेकर जिन जैसी शराब और अरोमा थेरेपी तक होता है, और इस पर टैक्स ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें पीने लायक होने की संभावना है। और तीसरी है औषधीय स्पिरिट, जो दवाओं में काम आती है, और उस पर कितना नियंत्रण और टैक्स होगा ये उसमें अल्कोहल की मात्रा पर निर्भर करता है। एकदम सही कहा। तो जो मुख्य बातें उभर कर आती हैं वो ये हैं, इन तीनों का मकसद अलग है। औद्योगिक बनाम खुशबू पेय बनाम दवा, इनमें मिलाई जाने वाली चीजें अलग हैं। जहरीले केमिकल बनाम खुशबू वाले तेल बनाम दवा के तत्व, इन पे लगने वाला टैक्स अलग है, बहुत कम बनाम ज्यादा बनाम मात्रा पर निर्भर। और इनसे जुड़े सुरक्षा के पहलू भी अलग अलग हैं। डीनेचर्ड स्पिरिट जानलेवा हो सकती है। सुगंधित और औषधीय स्पिरिट सीधे जहरीली न भी हों तो भी ज्यादा अल्कोहल होने के कारण इनका इस्तेमाल सावधानी से और बताए गए तरीके से ही करना चाहिए। और इन सब पर सरकारी नियंत्रण बहुत जरूरी है ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो और लोगों की सुरक्षा बनी रहे। वाकई ये सोचना कितना दिलचस्प है कि एक ही केमिकल, इथेनॉल या अल्कोहल, कैसे इतने अलग-अलग रूप ले लेता है। एक तरफ वो उद्योगों का जरूरी हिस्सा है, दूसरी तरफ लग्जरी परफ्यूम का आधार, और तीसरी तरफ दवा भी। ये दिखाता है कि इंसान ने कैसे एक चीज को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाला है। सही कहा। ये रसायन विज्ञान और औद्योगिक प्रक्रियाओं की कमाल की क्षमता दिखाता है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य में क्या हम अल्कोहल के और भी नए अनसोचे इस्तेमाल खोज पाएंगे? शायद ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में, या कोई नया पदार्थ बनाने में, या चिकित्सा में कोई और भूमिका। कौन जाने विज्ञान और तकनीक हमें कहाँ ले जाएं? संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। आज इस दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।